बच्चों, आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। हम लोग ये जानते हैं कि भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नए नए विचारों के लिए प्रतिदिन भाषा में नए नए शब्द निर्मित होते रहते हैं। आपको जानना ज़रूरी है कि भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित न जाने कितने शब्दों का निर्माण किया है और बराबर कर रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि शब्द रचना की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकती है। चलिए देखते हैं। शब्द रचना की प्रक्रिया अभी मैंने बताया कि मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकती है। जो पहला है वह है उपसर्गों के द्वारा शब्द रचना, यानी पहले उपसर्ग लगते हैं और उसके बाद आपके मूल शब्द, जैसे प्र जोड़ योग बराबर प्रयोग, अव जोड़ गुण बराबर अवगुण। यानी कि यहाँ पे योग और गुण जो आप देख पा रहे हैं वो हमारे मूल शब्द हैं और उसके पहले उसके सामने जो शब्द लगे हैं, जो उपसर्ग लगे हैं वो है प्र और अव, यानी प्र और अव आपके उपसर्ग हो गए। योग और गुण जो हैं वो आपके मूल शब्द हो गए। पहले उपसर्ग लगते हैं, उसके बाद उसमें मूल शब्द में जोड़ा जाता है और दोनों को मिलाकर जो बनते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग और एक नए शब्द की रचना होती है। दूसरा नंबर में आइए देखते हैं प्रत्ययों के द्वारा शब्द रचना, यानी सबसे पहले आपके मूल शब्द हो जाएंगे, उसमें प्रत्यय शब्द आपको जोड़ना होता है। जैसे गरीब जोड़ ई, गरीब आपके मूल शब्द हो गए और ई प्रत्यय बराबर गरीबी। उसी तरह लड़का जोड़ पन, बन गए नए शब्द लड़कपन। तीसरे नंबर में आइए, तीसरे नंबर में है समास द्वारा शब्द रचना, यानी शब्द जोड़ शब्द। जैसे पुरुष जोड़ उत्तम। बच्चों, यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि शब्द जोड़ शब्द, पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद जोड़ उत्तर पद जो बनते हैं उनके बाद जो नए शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद या समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, पुरुष जोड़ उत्तम पुरुषोत्तम, स्नान जोड़ गृह स्नान गृह। ठीक है, आगे देखते हैं। समास की परिभाषा। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से जो नए शब्द बनते हैं उसे समस्त पद या समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद बराबर समस्त पद। राजा जोड़ पुत्र बराबर राजपुत्र। यश जोड़ प्राप्त यश प्राप्त। स्नान जोड़ गृह स्नान गृह। यहाँ राजा यश स्नान ये सारे जो शब्द हैं वो पूर्व पद हैं। पुत्र प्राप्त गृह ये सारे उत्तर पद हैं और आपके समस्त पद क्या बन रहे हैं? राजपुत्र यश प्राप्त स्नान गृह। बच्चों, ये हमारे हो गए समस्त पद या समास। अब समास विग्रह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो समास विग्रह मतलब होता है आपने जो समस्त पद किया है उसे तोड़ना, उसे विग्रह करना। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी कि हम लोगों ने जो समस्त पद किया है, यानी जो समास किया है, उसे फिर से पूर्ववत कर देना, पहले के समान कर देना। जैसे एक उदाहरण देखिए, समस्त पद हो गए आपके माता पिता। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता। पुरुषोत्तम, आप इसका समास विग्रह करेंगे तो पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, आगे ध्यान देने वाली बात क्या है वो देख लेते हैं। समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है
जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों शब्दों के अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, समास प्रक्रिया में दो शब्दों के योग से किसी तीसरे स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। समास प्रक्रिया के द्वारा बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद को जब आप जोड़ते हैं, उसके बाद जो नए शब्द बनते हैं वही हमारे समस्त पद कहलाते हैं या समास कहलाते हैं। समस्त पद का पहला पद शब्द, यानी पद को यहाँ पे शब्द भी कह सकते हैं, पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, कहलाता है वो। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद। आगे समास के भेद। समास के कुल 4 मुख्य भेद होते हैं और 2 उपभेद होते हैं, जैसे तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। ये हमारे 4 मुख्य समास हो गए। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कुल मिलाकर हो गए 6। तत्पुरुष समास, उसके 2 उपभेद, कर्मधारय समास और द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। आगे पहला अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय कहने का अर्थ होता है जिसमें लिंग, वचन या कारक लगने पर भी कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें पहला पद प्रधान होता है जो उपसर्ग होता है, जैसे यथा जोड़ शक्ति बराबर यथाशक्ति। कई बार जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो तो समस्त पद अव्यय बन जाता है। ऐसे में उसे अव्ययी भाव समास माना जाएगा या हम उसे अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। अब 2 बार आवृत्ति कहने का अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। जैसे कानो कान, रातों रात, बातों बात, बीचों बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम समस्त पद बनाते हैं या समास बनाते हैं तो क्या होता है कि जितनी भी विभक्ति चिन्ह होती है वो लोप हो जाती है, उसकी हम लोग लोप कर देते हैं। लेकिन ज्यों ही इसका विग्रह करेंगे यानी समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह को लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आके देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो समस्त पद और विग्रह हम लोग कैसे करेंगे। अव्ययी भाव में समस्त पद है अन जाने, बिना जाने, घर घर, विग्रह प्रत्येक घर, आ जन्म, जन्म से लेकर, बेखटके, बिना खटके, रातों रात, रात ही रात में, यथा विधि, विधि के अनुसार, दिनों दिन, दिन ब दिन, निडर, डर रहित, नहीं डर, यथा समय, समय के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। ये आपके अव्ययी भाव समास के विग्रह हुए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे समास में हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष यानी कि उसका पुरुष। तो तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो दूसरे शब्द होते हैं वो प्रधान हो जाते हैं। इसमें पूर्व पद यानी जो पहले शब्द होते हैं वो गौण हो जाते हैं। समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं उसको हम लोग समस्त पद के समय नहीं लगाते हैं, इसे नहीं बनाते हैं। कभी कभी बीच में आने वाले प्रत्येक पद का भी लोप हो जाता है। अब वो कैसे, वो देखिए। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। समस्त पद बनाते समय
तीनों पद में डूबा हुआ लुप्त हो गए। उसी तरह एक और उदाहरण मैं देती हूँ कि तत्पुरुष समास में जिस कारक विभक्ति का लोप हो उसी नाम से समस्त पद पुकारा जाता है। कारक 8 होते हैं, परंतु तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक ही लिए जाते हैं। तत्पुरुष समास में जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों शब्दों या पदों के बीच आने वाले परसर्गों कहने का तात्पर्य है विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास का विग्रह करते समय इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। तो चलिए तत्पुरुष समास के और कितने भेद हैं उसे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद जो दो हैं, जो मुख्य भेद है वो हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। लेकिन कर्मधारय समास और द्विगु समास को जानने के पहले हम लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कारक कितने हैं और कौन कौन से कारक इसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कारक। मैं कारक बतला रही हूँ। कर्ता कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से यानी अलग होना, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह हे ओ अरे। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो कर्ता कारक यानी ने चिन्ह और संबोधन कारक हे ओ अरे ये नहीं लगता, बल्कि हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर कर्म कारक से अधिकरण कारक तक ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। हम जानते हैं कि जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। अब आप समझिए कि पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति, तो कर्म कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को यानी जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो वो हमारे कर्म तत्पुरुष में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए समझते हैं, मरणासन मरण को पहुंचा हुआ, यश प्राप्त यश को हुआ, काशीगत काशी को गया, गृहागत गृह को आया हुआ इत्यादि। करण तत्पुरुष में हम देखेंगे कि जहाँ पूर्व पद के करण की विभक्ति का लोप होता है, जहाँ पूर्व पद में क्या होता है? करण की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। तो हमें मालूम है कि करण की विभक्ति चिन्ह क्या है? से। तो उदाहरण से समझते हैं, हस्तलिखित हस्त से लिखित, प्रेमातुर प्रेम से आतुर, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, रेखांकित रेखा से अंकित। ठीक है, तो यहाँ जब से लगी हुई है तो जब भी हमारे पूर्व पद के करण की विभक्ति यानी से का लोप हो जाए तो समझ जाइए कि यह करण तत्पुरुष है। आगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप हो जाता है, वहां समझ जाइए कि संप्रदान तत्पुरुष है। उदाहरण, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, विद्यालय विद्या के लिए आलय इत्यादि। अपादान तत्पुरुष, जहाँ समास के पहले पद में अपादान कारक की विभक्ति अर्थात से, यहाँ पे से क्या है? पृथकता यानी अलग होने का आपको पहचान दे रहा है, से का भाव हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब कैसे वो देखिए। उदाहरण, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त,
जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, गुणहीन, गुण से हीन इत्यादि। संबंध तत्पुरुष, जहां समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का यानी कि का, के, की का लोप हो, वह समझ जाइए संबंध तत्पुरुष समास है। उदाहरण, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। यहाँ पे किस विभक्ति चिन्ह की लोप हो रही है? का, के, की। तो प्रेम सागर, प्रेम का सागर। गंगा तट, गंगा का तट। भारत रत्न, भारत का रत्न इत्यादि। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है वो समझिए। जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष है, समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। कला निपुण, कला में निपुण। आनंद मग्न, आनंद में मग्न इत्यादि। अब यहाँ पे एक बात जो बहुत समझने लायक है वो समझना चाहिए कि एकाधिक शब्दों का लोप। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी पंक्ति में बहुत सारे शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि समस्त पद अगर दही बड़ा है तो उसको अब जब विग्रह करेंगे तो होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। लेकिन जब हम कहते हैं तो सिर्फ दही बड़ा कह देते हैं और 3 शब्द हमारे इस पूरी पंक्ति से गायब हो जाती है। तो एकाधिक शब्दों का लोप इसे ही कहा जाएगा। उदाहरण, अर्शु गैस, अर्शु को लाने वाली गैस। पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटी यानी पत्तों से बनी कुटी। गोबर, गैस गोबर से बनी गैस। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। लेकिन हम लोग बोलते क्या है? बैलगाड़ी। हम लोग क्या बोलते हैं? गोबर, पर्णकुटी, अर्शु गैस, दही बड़ा। ठीक है, आगे यहाँ पे एक चीज और है जो हम कारक में नहीं पढ़ते लेकिन तत्पुरुष समास में पढ़ना बहुत आवश्यक है। नय तत्पुरुष, नय का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पे नहीं, जो नकारात्मकता को सामने पेश कर रही है। जैसे जिस समस्त पद में पहला नकारात्मक यानी अभावात्मक हो, मना करे, किसी चीज की मनाही हो, उसे नय तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे अकर्मण्य, ना कर्मण्य। अनादर, न आदर। अधीर, न धीर। अनादि, न आदि। असंभव, न संभव आदि। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था तत्पुरुष समास के 2 उपभेद, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी एक विशेषता बताती है और दूसरा जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है उसकी जिक्र होती है। अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान और उपमेय ये भी जानना हमें बहुत ही आवश्यक है कि उपमान और उपमेय क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विशेषण और विशेष। तो विशेषण, विशेषण वे शब्द हैं जो प्रायः अन्य शब्दों यानी वो संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, तो अन्य शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ, नीला, पीला आदि। विशेष्य, अब विशेष्य समझते हैं। विशेष्य क्या है? विशेषणों द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे काला कुत्ता, काला विशेषण और कुत्ता विशेष्य, यानी कुत्ते के बारे ये विशेषता है कि वह कैसा है? काला है। नीली गाय, गाय कैसी है? नीली है। सत्य जन, जन कैसे है? सज्जन है, सत्य है। श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ यानी जो मुनि है वो कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे कुत्ता, गाय, जन, मुनि ये सारे जो शब्द हैं वो क्या हो गए? आपके विशेष्य हो गए। और इनकी विशेषता क्या क्या है? कुत्ता के साथ काला,
गाय के साथ नीली, जन के साथ सत्य और मुनि के साथ श्रेष्ठ। ये जितने भी शब्द हैं वे आपके विशेषण हैं। मैं फिर से एक बार बतलाती हूँ कि विशेषणों द्वारा यानी जिनके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है वही विशेष है, और विशेष की जो विशेषता बतलाए वही विशेषण है। आगे उपमेय उपमान। हमें उपमेय और उपमान भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं, जिन शब्द की उपमा किसी अन्य शब्द से दी जाती है उस शब्द को उपमेय कहते हैं, तथा जिससे उपमा दी जाती है उस शब्द को उपमान कहते हैं। फिर से समझते हैं, जिस शब्द की उपमा यानी तुलना किसी अन्य शब्द से दी जाती है यानी हम लोग करते हैं तुलना, तो उस शब्द को उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना हम कर रहे हैं उसे उपमेय कहेंगे, तथा जिससे उपमा दी जाती है यानी जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं उस शब्द को उपमान कहते हैं, उपमान कहा जाएगा। अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ मुख क्या हो गया? यहाँ मुख उपमेय है तथा चंद्रमा उपमान, क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से, यानी जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो गया और जिससे तुलना की जाए वो उपमान हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। नील कमल, विशेषण नीला और विशेष्य कमल, नीला है जो कमल। नील गाय, नीली गाय, नीली है जो गाय। नील गगन, नीला गगन, नीला है जो गगन, इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। तो चलिए पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में हम क्या समझते हैं कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी जो पहला पद हो वो कोई संख्या को व्यक्त करे, वो कुछ ना कुछ उसमें संख्या हो। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। इसे समूह अथवा समाहार का भी बोध होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। चतुर्भुज, विग्रह जब करेंगे तो होगा चार भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, इत्यादि। ये हमने पढ़ा तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के दो उपभेद, कर्मधारय और द्विगु समास। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते वो देख लेते हैं। जिस सामासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो, यानी प्रथम पद और तो दूसरे हैं पद, वो भी दोनों पद प्रधान हो, यानी कि दोनों में समानता हो, किसी को ना गौण कहेंगे और ना किसी को प्रधान, दोनों ही पद प्रधान हो, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। तो कहते कि जिस सामासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो और विग्रह करने पर जिसके मध्य और अथवा या एवं लगता हो, वे समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे आशा निराशा, विग्रह करेंगे तो आशा और निराशा। काम क्रोध, काम और क्रोध। दाल भात, दाल और भात। भला बुरा, भला और बुरा। इसमें क्या है? दोनों ही पद प्रधान है। जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, तो समझ जाइए यह द्वंद्व समास है। अब आइए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को समझते हैं। जिस समास में कोई खंड प्रधान ना हो और समस्त शब्द किसी अन्य की विशेषता बताए अथवा विशेषण की भांति प्रयुक्त हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाएगा।
जैसे गिरिधर, आप अगर गिरिधर कह रहे हैं तो पता चलेगा कि बात किसी और के बारे हो रही है। जैसे गिरि को धारण करने वाला, तो हम सब जानते हैं कि गिरि को धारण करने वाला कौन थे? श्री कृष्ण। दशानन, 10 है आनन जिसके, हम सब जानते हैं किसके 10 सर थे? किसके थे? रावण के थे। विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात शंकर, शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, तो किसका पेट लंबा है? हम सब जानते हैं भगवान गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, हम सब जानते हैं शिव। तो जिसमें आप समझ जाइए कि जिसके बारे में बात हो रही है, जिस समास में कोई खंड प्रधान ना हो, यानी किसी को भी आप प्रधान ना कर सकते हैं, बल्कि ये जब आप कहेंगे तो विशेषता कहीं और होगी, किसी और के बारे। तो जब ऐसी बात हो तो समझ जाइए यह कौन सी समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे। द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ बहुव्रीहि समासों में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिलोचन, दशानन, चतुर्भुज आदि। एक चीज यहाँ पे जानने वाली बात है कि समास का विग्रह किस रूप में किया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा समास है। यदि दशानन शब्द का विग्रह 10 जोड़ आनन, यानी 10 मुख वाला, 10 मुखों का समूह, संख्यावाचक विशेषण, जोड़ विशेष्य के रूप में किया जा रहा है, तब तो यह द्विगु समास कहलाएगा। और यदि इसका विग्रह इस रूप में किया जाए कि दोनों ही पद गौण रहे तथा तीसरा अन्य पद प्रधान हो, जैसे 10 है आनन जिसके, तो हो जाएगा रावण। तो यह बहुव्रीहि का उदाहरण होगा। फिर से समझते हैं, जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह अगर हम कहेंगे तो यह हो जाएगा द्विगु, क्योंकि हमने यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया? समूह का। 4 भुजाओं का समूह द्विगु। 4 भुजाएं हैं जिसकी, अगर चतुर्भुज कहकर उसका विग्रह हम यह कहकर करें कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, अगर विष्णु हो जाए तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि। एक और उदाहरण से समझते हैं, पंचवटी, 5 वटों का समूह, अगर हम कहते हैं कि 5 वटों का समूह, तब तो यह द्विगु है। लेकिन जो ही हम कह दे 5 वटों के वृक्ष है जहां, वह स्थान विशेष बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे समास के भेद समझ गए। तत्पुरुष समास हमने समझा, उसके 2 उपभेद कर्मधारय और द्विगु। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो हमने क्या क्या सीखा वो एक बार देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं। हमने सीखा समास रचना प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया से बने नए शब्द समस्त पद कहलाते हैं, या फिर समास भी कह सकते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के प्रमुख भेद हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व तथा अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हमने पढ़ा, कर्मधारय तथा द्विगु समास। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास जो तत्पुरुष समास का उपभेद है, उसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा इस समास का विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। बहुव्रीहि समास
बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, या, अथवा का लोप कर दिया जाता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। आज हमने सीखा समास, समास के भेद, उपभेद। तो बच्चों, इसे बहुत अच्छी तरह से आप बार बार पढ़ें, प्रयास करें और इसके समझने की कोशिश करें कि द्विगु समास में क्या अंतर है, बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, द्विगु समास कब होगा, द्विगु समास जब हम करेंगे तो क्या समूह लगाना ज़रूरी है, और बहुब्रीहि समास अगर हम कह रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या है। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, 4 भुजाओं का समूह द्विगु हुआ। 4 भुजाएं हैं जिसकी, भगवान विष्णु, तो यह बहुव्रीहि हुआ। तो बहुत अच्छा से पढ़िए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।